रशिया ने अभी अपनी आर्मी के लिए यूक्रेन वॉर में एक अनाउंसमेंट की कि स्पर्म फ्रीजिंग को वो लोग पूरी आर्मी के लिए जो भी वॉर में जाएगा सपोर्ट करेंगे, जिससे अगर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इनका बेबी आगे हो सके। ये तो खैर एक न्यूज़ थी, ये अमेरिकन पेंटागन ने भी सपोर्ट किया। फिर एक अलग सी चीज़ आपको बताता हूँ कि स्पर्म बैंक का रोल केवल स्पर्म प्रोवाइड करने का नहीं होता जिनके स्पर्म नहीं है, वो उन लोगों के लिए भी स्पर्म को प्रोसेस करके या बिना प्रोसेस के फ्रीज करने का होता है जिन्हें अभी बेबी नहीं चाहिए या अभी बेबी होने के बाद में आगे नहीं हो सकता, लेकिन आगे उन्हें बेबी की उम्मीद, चाह और होने की जगह चाहिए। तो ये जितने लोग होते हैं जिनको स्पर्म फ्रीजिंग करानी पड़ती है, वो क्या है कि आपके स्पर्म को फ्रीज करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं। इस तापमान पे जो बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो डॉर्मेंट स्टेट में हो जाते हैं। और जितने साल बाद भी आप चाहें उसके बाद में जब हमें वापस टेम्परेचर पे लाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, तो वो फिर से, अगर एक तरह से कहूँ, लाइव हो जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। इसको बोलते हैं स्पर्म फ्रीजिंग। सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, आपके लिए भी कुछ कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है और आपको मालूम होना चाहिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। इसी तरह की वीडियोस बना के लाता रहता हूँ क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अगर कर देंगे तो औरों तक पहुँचेगा। और स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पर्म फ्रीजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो हो सकता है अगर आपके फ्यूचर में बेबी कोई कह दे नहीं होगा, उस फ्रोजन स्पर्म से हो सकता है। तो स्पर्म फ्रीजिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है? पहली चीज़, जिनको कैंसर होता है। जिनको कैंसर होता है जब उनकी सर्जरी हो जाती है, अगर प्रोस्टेट या टेस्टिकुलर कैंसर है तो निकल ही जाएंगे। लेकिन अगर कहीं और का भी कैंसर और कीमोथेरेपी मिलती है तो सबसे पहले डिवाइडिंग सेल्स, मतलब वो सेल जो सबसे तेज़ी से दौड़ते हैं, वो ख़त्म होते हैं, जिसमें टेस्टिस के सेल्स और ओवरी के सेल्स होते हैं। तो जिन लोगों को भी कैंसर हो जाता है, वो यंग हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, आगे उन्हें बच्चे चाहिएंगे, उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर की कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले या सर्जरी से पहले वो अपने वीर्य को फ्रीज़ करा लें, जिससे जब वो ठीक हो जाएं तो आगे चल के उन फ्रोज़न स्पर्म से अपना ही बेबी पा सकें। वरना जब वो ठीक हो जाएंगे तो बिना स्पर्म के उनका अपना बेबी होना मुश्किल होगा। तो इसको बोलते हैं फॉर कैंसर। पर अजीब सी चीज़ बताऊं, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं। एक स्टडी में ये देखा गया कि ऑन्कोलॉजी कैंसर हॉस्पिटल में जब उन्होंने बात की लोगों से, और डॉक्टर से ही बात की और पूछा कि कितने लोगों को आप कहते हो कि अपना सीमन फ्रीज करा लीजिए, तो 48%, मतलब करीब 50% ने कहा हम नहीं कहते। तो ज़रूरी है कि हर कैंसर के मरीज़ को या होने वाले जिसे ट्रीटमेंट होने वाला है उसको ये मालूम हो कि सीमन फ्रीज करना ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि उम्र के साथ क्वालिटी डाउन जाती है। तो अगर आपको लगता है कि भाई 40 साल हो चुके हैं, शादी हुई नहीं है, या शादी के बाद में अभी मुझे बेबी चाहिए, मेरी वाइफ की एज कम है, तो उस कंडीशन में आप फ्रीज़ करा सकते हैं। एक 2011 का एक रिव्यू है जिसमें साफ दिखता है कि डीएनए स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन और मोटिलिटी एज के साथ में कम होती है। और उसके अलावा एक और चीज़ निकल के आई, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा कि जब आप पुराने स्पर्म को यूज़ करते हैं तो रिस्क ऑटिज्म का, स्किज़ोफ्रीनिया का, ये ज़्यादा बढ़ जाता है एंड सीमन वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सीमन को फ्रीज करा लीजिए अगर एज ज़्यादा हो गई और आगे आपको बेबी चाहिए। तीसरा, जिन लोगों को फ्रीज कराने की ज़रूरत पड़ती है वो हैं जो खतरनाक जॉब्स में हैं। जैसे कि कोई आदमी माइनिंग में काम करता है, कोई आदमी आर्मी में काम करता है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे माइनर फंस गए। तो जो माइनिंग का काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, आर्मी में हैं, जो डॉक्टर्स ऐसे वायरसेस से काम करते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है, उन लोगों को अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा के रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम उनका स्पर्म फ्रोज़न हो बेबी होने के लिए। अगली चीज़ आती है जिनको कोई सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर अंडरगो करना है।
अब इसका मतलब समझ लीजिए, एक आदमी ने कहा साहब मुझे नसबंदी करानी है, मेरी फैमिली पूरी है, लेकिन नसबंदी कराने से पहले अगर आप एक सीमन का सैंपल फ्रीज करा लें, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से दिक्कत हो जाए तो फ्रोज़न सैंपल इस्तेमाल हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट आता है और इसमें से बहुत सारा पेशेंट ऐसा होता है जिसने नसबंदी करा रही होती है और उनके बेबीज़ को या तो कोई प्रॉब्लम हो चुकी होती है, कुछ के बच्चों की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने दूसरी शादी की होती है पहली शादी के बाद और अब उन्हें बेबी चाहिए। अगर आपने वासेक्टमी से पहले फ्रीज करा लिया हो अपना सीमन तो ये दिक्कत आप फेस नहीं करेंगे। कुछ मेडिकल प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिनके अंदर करने के बाद में इजैकुलेशन रुक जाता है, उनमें भी बैंकिंग अच्छी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज के ज़माने में वैसे तो कम होते हैं लेकिन होते हैं, जिनको अपना जेंडर चेंज करना होता है। आदमी को औरत बनने की चाह होती है, उसकी कुछ सर्जरीज होती हैं। आ, वो लोग अगर होते हैं तो वो भी अपना सीमन को फ्रीज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कारण और होते हैं। मैंने आपको 3 कारण बताए। मैंने आपको कारण बताया जिनको कैंसर होता है, नंबर 2 बताया जिनकी एज बढ़ जाती है, नंबर 3 बताया जिनके हैज़ार्डस जॉब्स होते हैं, और एक और मैंने बताया तीसरे के अलावा चौथा कि जिनकी कुछ सर्जरीज या मेडिकल प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं। पर कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी को अगर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी कोई आदमी आपके पास में आया जिसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, पता नहीं कल क्या होगा, हो सकता है शटिंग डाउन टेस्टिस हो और अभी स्पर्म है कल ना हो, तो उनका स्पर्म करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग, हम जब करते हैं क्या करते हैं कि कभी कभी हम टेस्ट ट्यूब बेबी किसी का करने लगते हैं, हस्बैंड को दूर जाना है, वाइफ स्टिमुलेट हो रही है, तो हम कहते हैं आप फ्रीज़ करके छोड़ दीजिए। या कभी कभी उस दिन पे देने में टेंशन होती है किसी किसी को, हस्बैंड कहते हैं मैं दे नहीं पाता, उनका हम फ्रीज़ करके रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है वेयर टू बैंक योर सी स्पर्म। देखिए, स्पर्म को बैंक करने का 2 तरीके हैं। एक तो है जो स्पर्म बैंक होते हैं कमर्शियल, दूसरा होता है किसी भी आईवीएफ या एआरटी क्लिनिक में। आईवीएफ और एआरटी क्लिनिक में अगर आप स्पर्म बैंकिंग करते हैं तो फ़ायदा ये रहता है कि फ्यूचर फर्टिलिटी में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉपरली उन स्पर्म्स को इस्तेमाल करके यूज़ किया जा सकता है। तो जो भी कारण है स्पर्म फ्रीजिंग का, उसको मद्देनज़र देखते हुए या तो आप किसी अच्छी आईवीएफ क्लिनिक में, एआरटी बैंक में या किसी एआरटी बैंक में आप अपने स्पर्म को फ्रीज़ करा सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये फ्रीज़ करते कैसे हैं, इसका स्टेप टू स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस इसका बड़ा सिंपल होता है। आप एआरटी क्लिनिक में जाते हैं, आपको एक रूम में ले जाते हैं, रूम साफ़ सुथरा होता है, आपको एक कंटेनर देते हैं, आपका एब्स्टिनेंस मतलब रुकावट, सेक्स ना किया होना चाहिए या मैस्टरबेट किया हुआ ना होना चाहिए 3 से 5 दिन के लिए। फिर हम मैस्टरबेशन से सैंपल देते हैं कंटेनर में, उस कंटेनर को स्टराइल में ले जाके, स्टराइल कंटेनर को उसमें 2 से 3 अलग अलग डिशेस में डालते हैं और उन वायल्स में डालने के बाद में, क्रायो प्रोटेक्टेंट डालने के बाद में, इनको एक प्रोसेस के थ्रू डाल के -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ करते हैं। पर फ्रीज़ करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि स्पर्म कितने हैं, उनमें मोटिलिटी कितनी है, उनमें मॉर्फोलॉजी कैसी है और सीमन एनालिसिस क्या है। आ, ये एक इतना आसान प्रोसीजर है जिसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना, कायदे से एक सीमन का सैंपल ही देना है और इतनी सिंपल सी चीज़ को अगर ज़रूरत हो तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि कितने सैंपल फ्रीज़ करने हैं। तो अगर आपको कैंसर है या होने वाला है, मतलब आपको कीमोथेरेपी, उससे पहले आपको आपके स्पेशलिस्ट बताएंगे कि कितने सैंपल आपके लिए फ्रीज़ करने ज़रूरी हैं। एंड नॉर्मली हर सैंपल के बीच में कम से कम 3 दिनों का गैप होना चाहिए। तो जितने वो बताएं उस हिसाब से आप सैंपल दे दीजिए और उनकी फ्रीजिंग करा लीजिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और सिद्ध भी हो सकता है जिन लोगों को ज़रूरत है तो। अब हाउ इफ़ेक्टिव इज़ स्पर्म फ्रीजिंग। 1953 में सबसे पहले स्पर्म की फ्रीजिंग की गई और इस फ्रीजिंग को करने के बाद में ये पाया गया कि इससे बेबी बहुत साल बाद तक भी आराम से पैदा हो सकते हैं। इसके अंदर ख़ास बात क्या है कि जब आप इसे थॉ करते हैं, वापस इसे टेम्परेचर पे लाते हैं, तो करीब करीब सर्वाइवल स्पर्म्स का करीब 50% होता है।
किंतु स्पर्म्स पैदा भी तो करोड़ों में होते हैं। तो अगर आपका स्पर्म सैंपल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा आपका अगर स्पर्म सैंपल है, तो अगर 50% की कमी भी हो जाती है तो बहुत ख़राब नहीं है। क्योंकि अगर आप इंसेमिनेशन या आईयूआई करते हैं, उसके लिए भी आपको सिर्फ 10 मिलियन मोटाइल स्पर्म्स चाहिए, तो वो पर्याप्त होते हैं। दूसरी चीज़ ये देखा गया है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, चाहे हम फ्रोज़न स्पर्म से करें, चाहे हम नॉर्मल स्पर्म से करें, दोनों की प्रेगनेंसी रेट करीब करीब सेम होती है। इक्सी करें तो भी। और इसके अलावा जो ये स्पर्म्स हैं बहुत अच्छे और वायबल होते हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रोज़न स्पर्म में और फ्रेश स्पर्म में। अगला क्वेश्चन आता है कि कितने दिन एक स्पर्म फ्रीजिंग लास्ट कर सकती है। इनडेफिनिट है, एंड डेट नहीं है। अगर लिक्विड नाइट्रोजन रिप्लेस होती रहे एंड करीब 20 साल तक तो फीमल फ्रोज़न सक्सेसफुली देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है। अब क्वेश्चन आता है कि बोनस टिप क्या है। बोनस टिप ये है कि अगर कैंसर है, आपका स्पर्म काउंट कम है, आपकी एज बढ़ रही है, आपका कोई ख़तरनाक काम है, आपको लगता है आगे चल के आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हैं जिसकी वजह से स्पर्म पे असर पड़े, तो फ्रीज़ करा लीजिए। और अगर आप ये फ्रीज़ करा लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप ही का बायोलॉजिकल चाइल्ड आपको मिल सकता है। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करने से जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी उनके पास ये पहुंचेगी। बहुत प्यार से आपके लिए बनाई है, इसीलिए कि आपका फ़ायदा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, उस पर विश्वास रखिए।